सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीवी हिंदी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हिंदी की श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था समास, जिसका हम पहले एक वीडियो पूरा कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ साथ समास का विलोम क्या होता है, समस्त पद क्या होते हैं या सामासिक पद क्या होते हैं। उस वीडियो में हमने समास के भेद भी देखे थे। हमने देखे थे कि समास के 4 भेद भी होते हैं, 5 भी होते हैं और साथ साथ 6 भी होते हैं। तो हमने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद देखे थे। यदि आपको कुछ भी ना पूछे, केवल ऐसे पूछ ले कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हमको अपना जवाब 6 ही देना है। या तो वो हिंदी के पूछेगा या फिर वो सीधा सीधा पूछ सकता है कि समास के कितने भेद हैं। तो हमने वो 6 भेद देखे थे। वो कौन से भेद थे वो आज मैं एक बारी के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहला था आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा था आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा था आपका द्विगु समास। द्विगु समास। चौथा था आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा था आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और अंत में हम सबसे बड़ा पढ़ेंगे जो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे आपका कौन सा, अव्ययीभाव समास। आज की वीडियो में प्रयास करेंगे कि अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास पढ़ लिया जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। हमने देखा था पदों की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव कैसा था, हमारा प्रथम पद प्रधान था। तो ये इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक हम शब्द देख सकते हैं कि प्रथम पद प्रधान। अव्ययीभाव समास में हमारा क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। साथ साथ हम और देखेंगे कि प्रथम पद अव्यय। प्रथम पद क्या होता है इसका, अव्यय। अब प्रश्न ये बनता है कि अव्यय क्या होते हैं। तो मान के चलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं इसके सामने ही, लिंग, वचन, काल और कारक। वह शब्द जिसका लिंग बदल दें, वचन बदल दें या काल बदल दें या कारक बदल दें, उस पर कोई फर्क न पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा था वैसा ही रहता है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, अव्यय बोला जाता है। ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे इसमें मुख्य रूप से कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर जगह उपसर्ग आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहां पे मैं नोट लगा के लिख देता हूं आपके लिए। नोट क्या रहेगा, यदि उपसर्गों का प्रयोग विशेषण के रूप में हो, विशेषण के रूप में हो, तब वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। मान के चलिए कोई सा भी उपसर्ग आए
और वो अपना अर्थ विशेषण के रूप में ना दे। और मुख्य रूप से आपको दो ही उपसर्ग ऐसे मिलते हैं, 2 से 3 उपसर्ग मिलेंगे, जिसमें स मिलेगा आपको, सु मिलेगा और कु मिलेगा। वो अपना अर्थ किस में देते हैं? आपका विशेषण के रूप में देते हैं। और साथ में हमने देखा था कि विशेषण और विशेष से हमारे कर्मधारय समास में आते हैं, तो हम इसमें अव्ययीभाव समास में इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो और हम क्या देखेंगे उपसर्ग से संबंधित कि उपसर्गों का प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है। विकारी शब्दों के साथ होता है, शब्दों के साथ होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो मान के चलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपको मिलेगा क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। तो अब हमें एक चीज समझ सकते हैं कि हिंदी के जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें क्रिया के साथ उपसर्ग का प्रयोग नहीं पढ़ते। हिंदी के समास में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब हमारे पास क्या बचे? संज्ञा बचा, सर्वनाम बचा, विशेषण बचा। क्रिया का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा हिंदी के समास में। तो अब हमारे पास 3 ही चीज बची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जिसमें और हम क्या देखेंगे कि जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात क्या था कि प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब उसका अर्थ नहीं बदलता शब्द का। और एक और बात समझेंगे कि जिस शब्द के साथ अव्यय पद लग गया तो जब उसका पूरा का पूरा पद बन जाता है, सामासिक पद बन जाता है, तो वो पूरा का पूरा अव्यय पद बन जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? अव्ययीभाव समास बोल देते हैं। तो अब यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि मान के चलिए इसका प्रथम पद कैसा होगा? आपका प्रथम पद प्रधान होगा। ये तो हम समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इसका प्रथम पद अव्यय होगा। ये भी हमने देख लिया कि ये भी हो सकता है। साथ साथ हमने और क्या देख लिया कि इसका प्रथम पद क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है। और हम क्या देख रहे हैं कि जब उपसर्गों का प्रयोग किसके साथ होता है? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ। लेकिन अव्ययीभाव समास में हमेशा उपसर्ग किसके साथ जुड़ेंगे? संज्ञा के साथ। तो उपसर्ग के बाद क्या आ जानी चाहिए? आपकी संज्ञा आ जानी चाहिए। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि पूरा का पूरा यदि आपका प्रथम पद प्रधान आ रहा है या प्रथम पद अव्यय है या प्रथम पद उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद आपको क्या मिल जाए? संज्ञा, तो वहां पे आपका क्या होता है? वहां पे आपका अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। हम इसको अच्छे से इनके उदाहरणों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका पूरा का पूरा थीम समझा दूं कि ऐसे ऐसे कौन से हमारे क्लू होते हैं जिससे हम एक दृष्टि में उस समास को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो हमने क्या देखा? प्रथम पद प्रधान होगा, इसका प्रथम पद अव्यय होगा, इसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है। एक और पॉइंट रह गया जिसमें क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है। अब शब्द में क्या हो सकता है? देखिए, शब्द में यदि आपकी संज्ञा हो, ठीक है, या कोई अव्यय पद हो, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो वो हमारा क्या माना जाएगा? अव्ययीभाव समास माना जाएगा। हम पढ़ लेते हैं कि जहां पे योजक चिन्ह आते हैं वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। हर बारी नहीं होता है ऐसा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया लाल लाल, लाल लाल। अब यहाँ पे क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति भी है और बीच में आपका योजक चिन्ह भी आ रहा है। तो क्या इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? इसमें हमारा क्या लाल, लाल क्या है? ना तो एक संज्ञा है ना सर्वनाम है। क्या ये एक गुण बता रहा है कि वस्तु कैसी हमारी लाल। तो जहां गुण बताने वाली बात होती है वहां पे क्या होता है? हमारा विशेषण। तो लाल विशेषण और फिर आपका क्या आ गया? लाल। तो शब्दों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, लेकिन जब संज्ञा या अव्यय पदों की पुनरावृत्ति होती है तो हमारा क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। तो ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए समझाया।
आगे हम इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं। अब इसका अंतिम बिंदु था आपका, जैसे मैंने क्या बताया, शब्दों की पुनरावृत्ति। अब जहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पे क्या होता है आपका अव्ययभाव समास। लेकिन मैं नोट बना के लिख देता हूं कि हर बारी ऐसा नहीं होता। स्पेशली कौन से शब्द आने चाहिए तब वहां पे हमारा अव्ययभाव समास होता है। तो जहां संज्ञा या कोई अव्यय पद की पुनरावृत्ति होती है तब वहां अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां पे विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है वहां पे फिर हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास बन जाता है। तो हमने ये भी देख लिया। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण जैसे यथाशक्ति। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रथम पद क्या है हमारा यथा, दूसरा क्या है आपका शक्ति। तो शक्ति तो आपकी एक भाववाचक संज्ञा बन गई, तो ये आपका क्या है संज्ञा, और साथ साथ यथा क्या है आपका अव्यय। अब यथा शब्द का आप चाहे तो लिंग बदल के देख लीजिए, चाहे वचन बदल के देख लीजिए, चाहे काल चाहे कारक कुछ भी बदल के देख लीजिए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन काल कारक बदल के देखते हैं हम, तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता, तो वो हमारे क्या बोले जाते हैं, हमारे वो अव्यय बोले जाते हैं। तो अब इसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, शक्ति के अनुसार। दूसरा हम देख सकते हैं जैसे यथेच्छा। तो इसका बनता है इच्छा के अनुसार। तो हमारा हमने देखा था कि पहला नियम क्या था कि प्रथम पद अव्यय होता है और उसके बाद आपकी संज्ञा आ जाती है। ठीक है, हमने पूरा का पूरा देखा क्या था कि प्रथम पद या तो प्रधान होगा, या प्रथम पद अव्यय होगा, या प्रथम पद उपसर्ग होगा, और इन सब के बाद आपका क्या आएगा, संज्ञा का योग होता है। तो वहां पे कौन सा हमारा होता है, अव्ययभाव समास होता है। अब और हमने एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने देखा था उपसर्ग वाला। तो जैसे देखते हैं हम आमरण। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आ क्या है इसमें, आ उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा मरने तक। ऐसे हम एक पढ़ते हैं आजीवन। इसमें भी क्या मिल रहा है आपको, आ उपसर्ग मिल रहा है, जीवन क्या है आपकी संज्ञा। तो अब हम इसमें देखेंगे तो इसका क्या बनता है, जीवन तक। आजीवन हमारा क्या हो जाएगा, जीवन तक, जीवन पर्यंत। ऐसे यदि हम देखते हैं प्रतिदिन, तो प्रति क्या है आपका उपसर्ग, दिन आपकी संज्ञा। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, प्रतिदिन का हो जाता है हर दिन। जैसे मैं और इसके एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, तो यहां पे हम समझ सकते हैं। हमने देखे थे, जैसे मान के चलिए सपरिवार। अब सपरिवार का अर्थ देखो, हमने देखा था कि प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। अब चाहे जितने भी समास होते हैं हमारे, चाहे उनमें किसी भी समास का नियम लग जाए, लेकिन यदि दोनों पदों का गौड़ अर्थ निकलता है, अर्थात तीसरा ही प्रधान होता है कोई पद, तो हमारा वहां पे क्या निकल के आता है, बहुब्रीहि समास निकल के आता है। तो सपरिवार का जब हम अर्थ देखते हैं तो ये तीसरे के अर्थ में जाता है, अन्य पद प्रधान के रूप में जाता है। तो सपरिवार हम भगवान राम के साथ बोलते हैं, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है। यदि विकल्प में आपको ना बहुब्रीहि मिले तो फिर हम देख लेते हैं सब क्या है इसमें, उपसर्ग। तो हम देखते हैं क्या बन जाएगा इसका, परिवार
के साथ या परिवार सहित, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं अव्ययीभाव समास। यानी परिवार के साथ अर्थात भगवान राम मिले तो हमको वहां पे क्या देना है, फिर हमको देना है बहुव्रीहि समास। ऐसे हम देखते हैं जैसे सुशासन। अब यदि देखा जाए सु माने अच्छा और शासन माने शासन, मतलब ऐसा शासन जो अच्छा है, तो सु का अर्थ हमारा यहाँ पे किसके रूप में आ रहा है, विशेषण के रूप में आ रहा है, न कि उपसर्ग तो है, लेकिन उपसर्ग वे उपसर्ग जो अपना अर्थ विशेषण के रूप में देने लगते हैं तो वहां पे फिर हमारा अव्ययीभाव समास नहीं माना जाता। लेकिन मान के चलिए यदि आपको कर्मधारय समास विकल्प में न दे तो फिर आपको क्या टिक करना है, वहां पे आपको अव्ययीभाव समास टिक करना है। ऐसे आपको एक मिलेगा कुकर्म। कुकर्म, अब यहाँ पे कु कैसा है आपका, बुरे के अर्थ में आता है। ऐसे कर्म जो कैसे हमारे बुरे, अब कु भी हमारा कैसा है, विशेषता बता रहा है, तो ये भी हमारा कैसा माना जाएगा, वैसे कर्मधारय समास। यदि विकल्प में ना मिले तो हमको क्या करना है, आपका अव्ययीभाव समास कर देना। तो हमने देखा था कि प्रथम पद प्रधान होगा। प्रधान से मतलब क्या होता है, उस पद का अर्थ नहीं बदलता, वो हमारा पद कैसा हो जाता है, प्रधान हो जाता है। दूसरा हमने देखा कि प्रथम पद अव्यय हो सकता है। तीसरा हमने देखा था कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो मैंने देखिए ये अव्यय वाला उदाहरण दे दिया, यही आपका प्रथम पद प्रधान वाला हो जाता है। साथ साथ मैंने आपको उपसर्ग वाले उदाहरण दे दिए और मैंने आपको जो बहुव्रीहि वाला उदाहरण बनता है मैंने वो भी समझा दिया। अब अंत में देखते हैं हम, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है बार बार, जैसे मान के चलिए दिन दिन, दिन दिन। अब दिन क्या है, आपकी संज्ञा, और ये भी संज्ञा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां पे संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है या अव्यय की पुनरावृत्ति होती है वो हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। दिन दिन, रात रात या रातों रात मिल जाए, रातों रात। नगर नगर, नगर नगर, ये सब के सब हमारे कैसे उदाहरण माने जाएंगे, आपके सब के सब यही माने जाएंगे। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हम बोल देते हैं ना रातों रात, हाथों हाथ, दिन दिन, नगर नगर। ये ऐसे उदाहरण जो संज्ञा या अव्यय की बार बार पुनरावृत्ति होती है, सब के सब अव्ययीभाव समास माने जाते हैं। अब हम देखेंगे अव्ययीभाव समास के दो भेद होते हैं। इसके अगर भेद देखे जाए अव्ययीभाव समास के, तो कितने भेद होते हैं हमारे, दो भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। एक होता है नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव समास, नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है आपका अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव समास। इसका अर्थ क्या है, अव्यय पद पूर्व होगा अर्थात प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद अव्यय होगा, ये तो हम समझते हैं। यह क्या होगा, मान के चलिए प्रथम पद अव्यय होगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपकी संज्ञा आएगी। वहीं साथ साथ नाम पद पूर्व में हम क्या देखेंगे कि पहले इसमें संज्ञा का प्रयोग होगा और फिर उसके बाद अव्यय पद होगा। अव्यय पद मोस्टली आपको ये मिलते हैं कि पहला पद आपका अव्यय होगा उसके बाद संज्ञा मिलता है। लेकिन एक दूसरा भेद ये भी होता है कि पहला पद संज्ञा मिल जाएगी और दूसरा पद क्या मिलेगा आपको, अव्यय पद मिलेगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ये क्या है, नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास। जैसे मान के चलिए विवाह उपरांत, विवाह हो उपरांत, तो इसका क्या बनता है, विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत। अब आपका उपरांत यहां पे क्या है, उपरांत यहां पे अव्यय पद है। उपरांत का आप चाहे तो लिंग बदल के देख लीजिए, चाहे वचन बदल के देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये संज्ञा प्लस अव्यय पद। अब ये वाला उदाहरण पूछ लिया है आपको विवाह उपरांत, तो आपका क्या माना जाएगा, नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास।
अब आपको विकल्प में मोस्टली यही मिल जाएगा, यदि ना मिले तो एक इसका ये भी बनता है कि विवाह के बाद, विवाह के बाद। यदि आपको दोनों ही विकल्प मिल जाए, विवाह के उपरांत और विवाह के बाद, तो हमेशा प्राथमिकता कहां पे देंगे हम लोग, विवाह के उपरांत, क्योंकि सामासिक पद में जो शब्द होते हैं वही समास विज्ञान में देखते हैं। तो विवाह और उपरांत, तो विवाह और उपरांत। यदि आपको जो मूल शब्द ना मिले समास वाले, तब हम उसका पर्याय देखते हैं। तो उपरांत का पर्याय क्या मान के चलते हैं, बाद मान के चलते हैं। ऐसे इसका एक एग्जांपल और मिल जाएगा, जैसे पेट भर, पेट भर। अब आप यहां पे देख रहे हैं पेट क्या है आपकी संज्ञा और भर क्या है यहाँ पे अव्यय। तो इसमें क्या मिल रहा है, संज्ञा प्लस अव्यय। तो जहां संज्ञा पहले मिल जाए और अव्यय बाद में मिले, भर क्या है अव्यय और पेट क्या है आपकी संज्ञा, तो संज्ञा मिल जाए अव्यय पद मिल जाए, तो वहां पे हमारा कौन सा अव्ययभाव का भेद होता है, नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास। यदि आपको पेट भर की जगह पे ऐसे मिल जाए भरपेट, भर पेट, तो अब आप क्या देख रहे हो, भर क्या है अव्यय और पेट क्या है आपकी संज्ञा। तो जहां आपका अव्यय आ जाए या उपसर्ग भी आ सकता है, प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है, उसके बाद संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा क्या माना जाता है, अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। तो पहला हमारा क्या है अव्यय, उसके बाद आपका क्या आ रहा है संज्ञा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा आपका अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। तो अब तक की वीडियो हमने क्या देखा कि अव्ययभाव समास को मुख्य रूप से 4 प्रकार से पहचान सकते थे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है, साथ साथ दूसरा हमने देखा था कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि इसका उपसर्गों का प्रयोग होता है इसमें। अब उपसर्ग भी हमारे कहां पे आते हैं, विकारी शब्दों के साथ। अब विकारी शब्दों में हमने 4 चीजें देखी थी कि संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया आता है। उसमें क्रिया हिंदी वाले समासों में प्रयुक्त नहीं होती है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास संज्ञा बचा, सर्वनाम बचा और विशेषण बचा। अब संज्ञा के साथ अव्यय या उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका अव्ययभाव समास। वहीं सर्वनाम के साथ होता है तो फिर वहां पे हमारा होता है बहुव्रीहि समास। और जब आपका विशेषण के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो फिर आपका वहां पे होता है आपका कर्मधारय समास। हम आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में, लेकिन अभी हमने क्या देख लिया, तीसरा पद वो देख लिया था। चौथा इसका बिंदु क्या था कि जहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, शब्द बार बार आते हैं, तो वहां पे हमने क्या देखा था, अव्ययभाव समास होता है। लेकिन शब्द में क्या पुनरावृत्ति होनी चाहिए, या तो आपका संज्ञा शब्द होना चाहिए या आपका अव्यय पद होना चाहिए। यदि आपका विशेषण शब्द पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर वहां पे आपका कर्मधारय समास माना जाता है। तो हम अब इससे आगे देखते हैं कर्मधारय समास। यदि ये वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहते हैं। अब हम देखेंगे समास का दूसरा भेद, कर्मधारय समास। दूसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या पढ़ा, इसमें आएगा आपका विशेषण, विशेषण और विशेषण के बाद आएगी आपकी संज्ञा। अव्ययभाव समास में हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा से पूर्व हमारा क्या आएगा, अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा। कर्मधारय समास में हम क्या पढ़ते हैं, संज्ञा से पहले हमारा क्या आएगा, विशेषण आएगा। साथ साथ इसके साथ हम एक द्विग समास और पढ़ते हैं। द्विग समास में क्या हुआ करता था, मैं बताता हूं आपको। द्विग समास, जो कंडीशन कर्मधारय समास के साथ होती है वही कंडीशन द्विग समास के साथ होती है। अर्थात यहां पे भी विशेषण आता है आपका और पीछे क्या आता है आपका संज्ञा। तो विशेषण प्लस संज्ञा द्विग समास होता है, विशेषण प्लस संज्ञा कर्मधारय समास होता है। तो फिर अंतर क्या रहा, पहचानेंगे कैसे इसको हम। तो मान के चलिए विशेषण, आपके विशेषण के प्रकार कितने हुआ करते हैं, विशेषण के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण पहला मान के चलिए व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक
विशेषण। दूसरा आप देखेंगे गुणवाचक, गुणवाचक। तीसरा देखेंगे आप संकेतवाचक। अगला देखेंगे आप परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और अंत में देखेंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक। और आपके क्या है ये विशेषण। तो विशेषण के हम प्रकार कितने पढ़ते हैं? 5 प्रकार पढ़ते हैं। और वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें आपके ऊपर वाले 4 कैसे हैं? असंख्यावाची विशेषण है। और आपका अंतिम 5वां वाला कैसा है? संख्यावाची विशेषण। तो ये वाले कैसे हैं आपके? ये वाले 4 ये आपके असंख्यावाची विशेषण है। कैसे? असंख्यावाची विशेषण। साथ साथ 5वां कैसा है आपका? ये आपका संख्यावाची विशेषण है। ये संख्यावाची विशेषण है। तो विशेषण को भी अगर मैं सही से देखना चाहूं तो 2 प्रकार में बांट सकता हूं, एक संख्यावाची विशेषण, एक असंख्यावाची विशेषण। तो कर्मधारय समास में आपको क्या मिलेगा? कर्मधारय समास में आपको असंख्यावाची विशेषण मिलेगा। जहां संख्यावाची विशेषण मिल जाता है वहां पे हम कौन सा समास पढ़ते हैं? द्विगु समास पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा विशेषण में? संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? संज्ञा मिल जाएगी। अब जो संख्यावाची विशेषण होता है वो हमारा किसका बोध कराता है? वो हमारा समूह का बोध कराता है। किसका कराएगा? समूह का बोध कराएगा, समूह का बोध कराता है। साथ साथ यहां पे विशेषण कैसा होगा आपका? यहां पे विशेषण होता है असंख्यावाची, असंख्यावाची। असंख्यावाची विशेषण के बाद आपको क्या मिल जाएगा? संज्ञा मिल जाएगी। तो और इसमें और आपको क्या क्या मिल सकता है इसका क्लू पहचानने का? इसमें विशेषण या विशेष मिलते हैं। मैं लिख देता हूं, इसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। अब प्रश्न बनता है कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? विशेषण बोल देते हैं। पुनः समझें कि जिन शब्दों के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को क्या बोलते हैं? हम विशेषण बोल देते हैं। और जिस शब्द की बताई जाती है विशेषता उसको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। साफ समझ में आ रहा होगा कि जिन शब्दों के द्वारा किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को क्या बोल देते हैं? हम विशेषण बोल देते हैं। और जिस शब्द की बताई जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं? विशेष्य बोल देते हैं। एक ये क्लू मिलेगा। दूसरा, यदि विशेषण या विशेष्य ना मिले तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें एक पद उपमेय और एक उपमान होता है। यहां पे सीधी सी बात यह है, तुलना की जाती है, उपमान होता है। तो पूरा का पूरा हमने क्या देखा? कर्मधारय समास में विशेषण के बाद किसका योग होता है? संज्ञा का। उसी हिसाब से द्विगु समास में भी क्या होता है? विशेषण के बाद संज्ञा आती है। लेकिन जब हमने विशेषण के प्रकार देखे, भेद देखे, तो हमने देखे थे 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, जिसमें ऊपर वाले 4 आपके कैसे हैं? असंख्यावाची विशेषण। और एक अंतिम ये आपका संख्यावाची विशेषण है।
तो संख्यावाची विशेषण आपका द्विगु समास में जाता है, अर्थात संख्यावाची विशेषण के बाद आपको क्या मिलेगा, संज्ञा मिलेगी। तो जहां पे संख्यावाची विशेषण के बाद संज्ञा मिल जाए तो वहां पे आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। और ये हमारा कैसा बोध कराता है, ये हमारे समूह ग्रुप का बोध कराता है। अब हमारा कर्मधारय क्या, असंख्यावाची विशेषण होते हैं, उसके बाद आपको मिलेगी संज्ञा, या फिर एक पद विशेषण होगा, एक विशेष होगा, या और क्या हो सकता है, एक उपमेय होगा, एक उपमान होगा। तो ये सारे के सारे आपको कर्मधारय समास में पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, जैसे मान के चलिए महात्मा, महात्मा, इसका क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब आत्मा हमारा क्या है, संज्ञा, और महान क्या है, ये महान है इसका विशेषण। तो संज्ञा से पहले आपको कैसा मिल रहा है, असंख्यावाची विशेषण मिल रहा है, तो वहां पे कैसा होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, अब इसका क्या करेंगे, नीला है जो कमल, कमल कैसा है आपका, नीला, तो ये उसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जा रही है। तो जहां पे विशेषता बताई जाती है वो कैसा होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे और देख सकते हैं हम, जैसे हमने देखा था सुपुत्र। अब हमने जब अव्ययीभाव समास पढ़ा था तो हमने देखा था कि जहां पे उपसर्गों का प्रयोग होता है वहां पे हमारा कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन साथ साथ मैंने वहां पे एक बात और बताया था कि यदि उपसर्ग आपका विशेषण का कार्य कर रहा है तो सु माने क्या होता है, अच्छा, और पुत्र माने क्या होता है, बेटा। तो अच्छा है बेटा जो, उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपुत्र। अब सु यहां पे क्या है आपका उपसर्ग, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग कैसे हो रहा है, विशेषण के रूप में। अब जहां उपसर्ग का अर्थ विशेषण के रूप में प्रयोग होने लगे तो वहां पे हमारा कैसा होता है, कर्मधारय समास। ऐसे ही एक और मतलब बताता हूं आपको एग्जांपल, जैसे कुपुत्र, तो सुपुत्र होता है आपका अच्छा, कुपुत्र होता है बेकार, मतलब कु माने बुरा। अब कु भी आपका क्या है, यहाँ पे कु आपका उपसर्ग, उपसर्ग है यहाँ पे, और ये उपसर्ग किस रूप में आ रहा है, विशेषण के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा माना जाएगा, आपका कर्मधारय समास माना जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, सत्परामर्श, सत्परामर्श। अब यहां पे उपसर्ग कौन सा मिल रहा है आपको, यहां पे उपसर्ग मिल रहा है आपको सत, सत माने अच्छा, ऐसा परामर्श जो कैसा है आपका, अच्छा है। तो ये परामर्श की क्या है, ये विशेषता। तो भले ही उपसर्ग आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या बताई जा रही है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसा उपसर्ग जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वो हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाता है। और इसके कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे पीतांबर, एक शब्द हम खूब अच्छे से पढ़ते हैं, पीतांबर। अब पीतांबर को लेके परीक्षा में बहुत दुविधा रहती है। यदि आपको कहीं ऐसे मिल जाए पीतांबर, तो पीतांबर का अर्थ आता है भगवान विष्णु के रूप में, ठीक है। तो जहां तीसरा अर्थ निकलने लगे, अन्य पद प्रधान हो जाता है, वहां पे कौन सा हमारा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन मान के चलिए वह पीतांबर वस्त्र ओढ़े हुए जा रहा था, अब ऐसे आपको मिल जाए और बोल दे कि पीतांबर के नीचे आपको पंक्ति खींच के दे दे, अब पूछे कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो अब वो पीतांबर विष्णु को ओढ़े नहीं जा रहा था, अब वो पीतांबर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र ओढ़ के जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में आपका कौन सा माना जाएगा, कर्मधारय समास। मैं बता देता हूं, पीतांबर शब्द अगर अकेला मिले तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और यदि आपको पीतांबर शब्द के नीचे रेखांकित करके दे दे और पूछे कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो फिर हम उसको कौन सा बताएंगे, कर्मधारय समास बताएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक नियम और हमने पढ़ा था, जैसे मान के चलिए हमने क्या पढ़ा था, जहां विशेषण की पुनरावृत्ति हो, वो हमारा कौन सा समास होता है,
कर्मधारय समास होता है, हो वहां कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे हम इसके उदाहरण समझ सकते हैं, उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लाल लाल, लाल लाल, हरा हरा, हरा हरा। अब लाल और लाल हमने देखा था अव्ययभाव समास में कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पे कौन सा होता है, अव्ययभाव समास। लेकिन वहां पे शब्दों में कौन से शब्द होने चाहिए, या तो संज्ञा होनी चाहिए या अव्यय होना चाहिए। यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विशेषण की पढ़ रहे हैं। किसकी, विशेषण की। ये सही कर दूं मैं आपको, विशेषण की। जहां पे विशेषण की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे हम देखते हैं सफेद फक, सफेद फक, ये भी आपका क्या माना जाएगा, ये भी आपका कर्मधारय समास ही माना जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा था हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। तो अभी हमने द्विगु समास को तो देखा भी था, हमने क्या देखा था, इसमें प्रथम पद क्या होगा आपका, विशेषण होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा आपका, संज्ञा होगा। अब विशेषण भी कैसा होगा आपका, विशेषण होगा आपका संख्यावाची, संख्यावाची। वही कर्मधारय में कैसा हुआ करता था हमारा, असंख्यावाची। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, यदि परिभाषा देखिया जाए, परिभाषा, ऐसा समास, ऐसा समास जिसका प्रथम पद, प्रथम पद विशेषण, विशेषण, और वो भी कैसा होगा आपका, संख्यावाची, संख्यावाची हो, एवं दूसरा पद, दूसरा पद संज्ञा हो, संज्ञा हो, तथा समस्त पद, समस्त पद समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, बोध कराए। कौन सा समास होता है हमारा, द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, समास होता है। अच्छा, यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि द्विगु समास में ही कौन सा समास है, तो द्विगु समास में द्विगु ही समास है। इसमें क्या देखते हैं कि दो गायों का समूह, क्या मिलता है, दो गायों का। जहां पे देखिए दो क्या है आपका, विशेषण कैसा है आपका, संख्यावाची। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए सप्ताह। अब सप्ताह क्या होता है, सप्त अहनो, अहनो का समूह। देखिए प्रथम हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए कि जो हमारे सामासिक पद में जो शब्द होते हैं वही हमारे समास विग्रह में पद आने चाहिए। तो सप्त अहन, सप्ताह, तो सप्त अहन। या दूसरा हमारा क्या हो सकता है इसका, 7 दिनों का समूह, 7 या सप्त दिनों का समूह, दिनों का समूह। लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, प्रथम वरीयता हम किसको देंगे, सप्त अहनों का समूह। अहन होता है दिन या दिवस। ऐसे एक और देख सकते हैं शताब्दी, शताब्दी, तो इसका होता है सत अब्दों का समूह। अब्द होता है वर्ष, अब्द किसको बोल देते हैं हम, वर्ष को। तो 100 वर्षों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, शताब्दी। ऐसे ही दुपट्टा, दुपट्टा,
अब दुपट्टा क्या होता है? जिसके दो पट्ट होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? दुपट्टा। ऐसे अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हम नवरत्न। नवरत्न ये 9 रत्नों का समूह। एकांकी, एकांकी ये एक अंक का समूह, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एकांकी। तो सप्ताह, शताब्दी, दुपट्टा, नवरत्न, एकांकी। देखिए मैंने वो उदाहरण लिए जो आपको सामान्य किताब में मिल जाते हैं, जैसे त्रिभुज मिल जाए, आपका पंचमढ़ी मिल जाए, चौराहा मिल जाए। ये सभी लोग जानते हैं कि इसमें हमारा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। मैंने उन उदाहरणों को लेने का प्रयास किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं और हमको उसका समास विग्रह करने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो सप्ताह क्या होता है? सप्त अहनों का समूह। शताब्दी क्या होता है? सप्त अब्दों का समूह। दुपट्टा दुपट्टों का समूह। नवरत्न नव रत्नों का समूह। एकांकी एक अंक का समूह। ऐसे हम पढ़ते हैं 8-12। इसको भी देख लेते हैं हम। 8-12 तो 8-12 क्या होता है कि जो 8वें बार जो मेला लगता है, बाजार लगता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? 8-12। तो 8वें बार लगने वाला बाजार क्या कहलाता है? हमारा 8-12 बोला जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ अन्य उदाहरण है वो भी हम देखते हैं। इसमें अगला नियम क्या मिलेगा? जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी क्या मिलेगी आपको? गिनती। तो 1 से लेके 10। अब 10 के जितने भी आपके वो होते हैं गुणज, जैसे 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो हमारे ये सीधे की सीधे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या मानी जाती है? हमारी द्विगु समास के उदाहरण माने जाते हैं। और जो बीच में संख्या आती है, जो बीच में संख्या आती है, वो हमारी क्या मानी जाती है? वो हमारी द्वंद्व समास के उदाहरण मानी जाती है। कौन से समास के? द्वंद्व समास के। ये हमारे माने जाते हैं आपके द्वंद्व समास के। और ये आपके क्या माने जाते हैं? ये आपके माने जाते हैं द्विगु समास के। द्विगु समास के। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आराम से समझा जा सकता है। जैसे मान के चलिए, जैसे चौराहा। चौराहा, अब इसमें क्या मिल रहा है? 4 राहों का समूह। तो चौ से क्या मिलेगा आपको? 4। तो 1 से लेके 10 तक मिल जाए गिनती, या 10 के गुणज मिल जाए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हमारे सबके सब क्या माने जाते हैं? द्विगु समास में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में केवल 1 से लेके 9 या 10 तक मिलता है। 10 के गुणज का कहीं प्रयोग नहीं मिलता। लेकिन मिल भी जाए यदि, तो हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और साथ साथ यदि आपको बीच वाली संख्या मिल जाए, जैसे 24 मिल जाए आपको, 24, तो 24 में क्या होगा? इसका होता है 4 और 20। अब जहां पे और वाला शब्द आ जाता है तो हम देखेंगे इसको, ये द्वंद्व समास का उदाहरण माना जाता है। 4 और 20 को हम क्या बोल देते हैं? 24। ऐसे मान के चलिए मिल जाए 61। 61 तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 60। अच्छा, 60 और 1 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे। छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा लिखेंगे। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? पूरा का पूरा कंक्लूजन यहां से यही निकला कि यदि 1 से लेकर 9 तक की गिनती या 10 तक की गिनती मिल जाए और 10 के मल्टीपल मिल जाए, तो वो हमारे उदाहरण क्या माने जाते हैं? द्विगु समास के उदाहरण माने जाते हैं। साथ साथ यदि आपके बीच वाली संख्या मिल रही है तो वो हमारे कौन से माने जाते हैं? फिर वो हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं, बीच वाली संख्या, बीच वाली गिनती। बीच वाली गिनती मिलती है, वहां पे हमारा कौन सा समास होता है? वहां पे हमारा द्वंद्व समास होता है। और इसका हमने विच्छेद करके देख लिया। जैसे 61 को हमने देखा 1 और 7, 24 को हमने देखा 4 और 20। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा था कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास के हमने कई विशेषताएं देखी थी। साथ साथ हमने अव्ययीभाव समास के 2 भेद देखे थे।
नाम पद पूर्व अव्ययभाव समास और अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। साथ साथ हमने दूसरा देखा था कर्मधारय समास और हमने अंत में देख लिया आपका द्विगु समास। अब हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे कि जो आपके अंतिम में 3 समास रह गए उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पुनः देख लें, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए हैं वो आपको समझ में आए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।